गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कैले थ्योरम के दो एप्लीकेशंस और करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो आइसोमॉर्फिज्म की जनरल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है उनको समराइज करना है, उनको प्रूफ करना है। तो उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम बहुत सारे आइसोमॉर्फिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो जो पहला हमारा है, ये जो शुरू के दो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ आपको, ये आपने पिछले लेक्चर में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे और समझे हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो परमुटेशन ग्रुप कैसे जनरेट किया जाए। तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या आपको आना चाहिए और हो सकता है आप खुद ही कर लें। अगर आप ऐसा पॉसिबल है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद ट्राई करिए और अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद वीडियो देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक ग्रुप दे रखा मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में 1 - 1 i - i। हम सब जानते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप होता है। तो जी आपके पास है 1 - 1 i और -i, ठीक है। और मान लेते हैं जो जी बार है वो f1 f - 1 fi f - i है। तो लास्ट में भी यही किया था, f या t जिससे भी आप दिखाएं। तो f1 कैसा होगा देखिएगा, जिसको हम f1 कह रहे हैं यहाँ पर, वो कैसा था अगर आपको याद हो तो 1 - 1 i - i, ये परमुटेशन की तरह रखिए। और f1 ऑफ 1 आप इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 1 से इन सबको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो 1 - 1 i - i ही मिला। बेसिकली आइडेंटिटी परमुटेशन है, लास्ट टाइम भी हमने ये पढ़ा था। तो हम इसे f1 नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे ही f ऑफ, जिसको हम -1 कह रहे हैं बेसिकली, तो इसका मतलब है -1 से मल्टीप्लाई करना है सबको। तो इसमें 1 - 1 i - i आपके पास है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 - i और i ऐसा बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये दो डिसजॉइंट साइकिल में टूट जाएगा। 1 - 1 - 1 1, ये 8 बन जाएगा आपके पास साइकिल 1 और -1 का। दूसरा i और -i का साइकिल हो जाएगा। तीसरा आपके पास है f ऑफ i, तो 1 - 1 i और -i। तो i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i, यहाँ करिए तो -i -1 और 1। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। 1 की इमेज i पर, i की इमेज -1, -1 की इमेज -i और -i की इमेज 1। तो ये साइकिल बन जाएगा 1 i -1 -i हमारे पास। और चौथा f - i जिसको आप बोल रहे हैं, तो -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 - 1 i - i से मल्टीप्लाई करें तो -i 1 -1। तो हम इसे साइक्लिक 1 -i पर, -i की -1 -1 की i और i की इमेज 1। तो ये साइकिल हुआ 1 -i -1 और i। तो ये आपके 4 परमुटेशन हैं। सो आपके पास जो जी बार बन रहा है वो आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन, दूसरा 1 - 1 i - i, दो ट्रांसपोजिशन आपके पास हैं, 2 लेंथ के साइकिल है। तीसरा आपके पास 1 i - 1 - i
और चौथा 1 माइनस आई माइनस 1 और आई, ये आपके पास है। या आप इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है ये F1 था, ये F आपके पास -1 है, ये आपके पास Fi है और ये आपके पास F माइनस आई है, ये 4 हो गए। तो फिर अब इस आधार पर अगर आप कंपोजिशन टेबल बनाएं तो हमें ये दिखाना है कि G और G बार आइसोमॉर्फिक है। अगर आप G की कंपोजिशन टेबल बनाएं तो ये तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1 आई माइनस आई। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सब आ जाएगा, -1 से करेंगे तो -1 1 माइनस आई 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 माइनस आई -1 1 माइनस आई आई 1 -1। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये जो जी बार है आपके पास, ये फंक्शंस हैं सब, तो फंक्शंस का कंपोजिशन। और अगर आप उसी ऑर्डर में जैसे आपने 1 -1 लिखे हैं, F1 F -1 F आई और F माइनस आई लिखें, और उसी तरह से यहाँ भी F1 F -1 F आई F माइनस आई आपने ये लिख लिया, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ये तो आइडेंटिटी है, तो सब वही मिलेंगे, F1 F -1 F आई F माइनस आई। तो आप ये देख रहे हैं कि पैटर्न जो है सफिक्स का वही रहना है जो यहाँ है। तो मतलब अगर आप उसको पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो अब आप क्या लिखेंगे, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लें मल्टीप्लाई करके, F -1 F1 F माइनस आई F आई, आपको यही मिलना है। तीसरे में आपको क्या मिलेगा, F आई F माइनस आई F -1 और F1, और चौथे में F माइनस आई F आई F1 F -1। तो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, पूरा स्ट्रक्चर F हटा दें तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो जो ये बताता है कि आपके पास एक ग्रुप था, आपने उस आधार पर परमुटेशन का नया ग्रुप पहले तो डेवलप किया, और उस आधार पर यह भी दिखाया कि दोनों का स्ट्रक्चर कंपोजिशन टेबल 100% आइडेंटिकल है। उम्मीद है आपको एक बार रिकॉल भी हो गया होगा और समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं उसको प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप G ऑफ 4 ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइंड बाई F1Z है Z, F2Z -Z, F3Z 1/Z और F4Z -1/Z, स्मॉल z मतलब लिखा हुआ है। तो आप इससे G बार बनाएंगे, तो जो G बार आपका होगा वो कैसा हो जाएगा, T ऑफ F1 T ऑफ F2 T ऑफ F3 T ऑफ F4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो F1 का मतलब लेफ्ट साइड से F1 ऑपरेट करेंगे सब में, फंक्शंस का कंपोजिशन जैसा होता है, और लेफ्ट साइड से फिर सब में F2 F3 और F4। तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक टेबल बनेंगी, तो जिससे ये साबित होता है कि ये भी दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो प्रोसेस में इन सब सवालों के माध्यम से हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपको कोई ग्रुप दिया हो तो आप परमुटेशन ग्रुप कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली पिछले लेक्चर के लास्ट एक दो एग्जाम्पल्स में भी और यहाँ के शुरुआती दोनों एग्जाम्पल्स में यही समझाने की कोशिश है। हम इनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में एक दो और नई चीज़ें सीखते हैं। अगले पेज पे देखिए, तो एक नई चीज़ है, और हम जो ग्रुप्स हैं भले ही उनके बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हों, इसके बावजूद हमने दिखाया है कि वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो अब हम ये दिखाना है कि जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशनशिप है बेसिकली ग्रुप्स को इक्विवेलेंस क्लासेज में बांटता है, ये पार्टीशनिंग कर देगा।
सारे जो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे वो एक फैमिली होगी, एक क्लास होगी। आप इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपने जो ग्रुप्स का स्ट्रक्चर, पूरे जो डिफरेंट ग्रुप्स का आपका कलेक्शन है, वो आपके इक्विवेलेंस क्लास में बंटवारा हो जाएगा उसका, डिस्जॉइंट सबसेट्स में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो हमने पढ़ा है, जहाँ भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वहाँ पार्टीशन जरूर होगा, एंड उल्टा भी सही है, जहाँ भी पार्टीशन है तो इसका मतलब कोई ना कोई इक्विवेलेंस रिलेशन काम करेगा। तो इक्विवेलेंस में हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 चीज़ें प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। हम एक ही मान लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप। वी डिफाइन आइडेंटिटी मैपिंग, डिफाइन कर लेते हैं जी टू जी सच दैट ix इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g। तो ऑब्वियस है कि ये आइसोमॉर्फिज्म की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या होना चाहिए था, 1 1, ऑब्वियस है। ऑन टू, मुझे लगता है आइडेंटिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा उसकी प्री इमेज भी वही होनी है, जी से जी में ही है। ऑपरेशन प्रिजर्विंग आप देखेंगे, मैं आइडेंटिटी को करने के बजाय ऑब्वियसली कह देता हूँ, ऑब्वियसली G is isomorphic to G, so relation is reflexive। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइसोमॉर्फिज्म को प्रूफ करने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। दूसरे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्या है, सिमेट्री। कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 आपके पास ग्रुप्स हैं, G1 और G2, और हमें G1 से G2 में आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमें ये दिखाना है कि G2 से G1 में भी एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकता है। हम मान लेते हैं लेट G1 एंड G2 बी 2 ग्रुप्स such that F is a mapping from G1 to G2 is an isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म आपको गिवन है, ठीक। तो हमें करना क्या है, इस बार क्लेम क्या रहेगा, जो F इनवर्स होगा वो कहाँ से, G2 से G1 इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। ये हमारा दावा है। अगर हम ऐसा कर पाए तो आपको नहीं लगता कि ये सिमेट्री हो गई, कि आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी जो G1 से G2 में आइसोमॉर्फिज्म है, और दूसरा रिवर्स भी दिखा दिया, ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो अब हमें जो गिवन है उसी का यूज करना है। तो F से ही शुरू करते हैं, F इनवर्स में हम पहुंचेंगे। F जो मैपिंग है, सिंस F इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर 1 to 1 है तो F इनवर्स भी 1 to 1 होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। तो 1 1 और ऑन टू भी होगा या नहीं होगा, कैसे, जिस समय आपके पास G1 डोमेन था, तो G1 जाहिर सी बात है फंक्शन है, तो G1 के हर एलिमेंट की इमेज है G2 में। अब ऑन टू है, तो अब ऑन टू होने की वजह से G2 में हर एलिमेंट किसी की इमेज है। अब रिवर्स सोचिए, तो जब ये डोमेन बनेगा G2 तो उसके हर एलिमेंट की इमेज और 1 to 1 चल रहा है,
तो ये फंक्शन भी है, ये वेल डिफाइंड होना भी साबित होता है इससे, जो फंक्शन वेल डिफाइंड है। अगर ये मैन्युअल हो चुका होता तो रिवर्स में आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाते। किसी फंक्शन की एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉइंट पर। तो एफ इनवर्स जो है वो 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रूफ करना रह गया, केवल ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो अब हमारा जो क्लेम है वो बदल जाता है। यहाँ पर क्लेम में मैं ये प्रूफ कह रहा हूँ कि एफ इनवर्स इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। अब ये कहते नहीं होगा, ये साबित करना पड़ेगा, प्रिजर्विंग मैपिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एफ इनवर्स है वो भी ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। एफ तो आइसोमॉर्फिज्म में है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन प्रिजर्व कर ही रहा होगा। तो हम क्या करते हैं इस समय, आपके पास G2 से G1 में मैपिंग डिफाइन है, ये एफ इनवर्स है, ठीक है, जो हमें करना है। तो हम मान लेते हैं, लेट G2 में हम दो एलिमेंट मान लें, A डैश और B डैश बिलोंग्स टू G2। तो अगर वो A डैश B डैश G2 में है, F के हिसाब से सोचिए वो कहाँ है, रेंज में। तो G1 में कोई ना कोई दो एलिमेंट रहे होंगे जो इनकी प्री इमेज होंगे। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट्स, क्या मान लें, A और B, किसमें, G1 में, सच दैट एफ इनवर्स A डैश A होगा। तो इसका मतलब है कि एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, A डैश, और एफ इनवर्स B डैश क्या आ जाएगा, B। तो एफ ऑफ B क्या आ जाएगा आपके पास, B डैश, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो एफ इनवर्स ऑफ A डैश B डैश लेके देखते हैं, ठीक है। एफ इनवर्स तो ठीक है, ए डैश टी जो हम क्या लिख सकते हैं, आपने ए डैश बी डैश टी जो एफ ए एफ बी लिखा है, तो एफ ए एफ बी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन एफ तो आइसोमॉर्फिज्म है, तो एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो ये एफ ऑफ ए बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एफ, ऐसा आपने कैसे लिख दिया, एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ ये हो गया, और ए बी आप ऐसा लिख सकते हैं। आपने अभी दिखाया एफ और एफ इनवर्स दोनों बाइजेक्शन है, 1 1 ऑन 2 है। तो ये इन जनरल एफ इनवर्स से एफ को आप आइडेंटिटी नहीं लिख सकते, लेकिन जिस समय आप 1 1 कह रहे हैं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ ए बी तो ए बी ही होगा ना। और फिर आप ये देखिए कि आपने ए और बी क्या लिखे हुए हैं, ये तो आप क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर एफ इनवर्स ए डैश, और यहाँ पर एफ इनवर्स बी डैश। ये किसकी वैल्यू आई, एफ इनवर्स ए डैश बी डैश। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं फॉर एवरी, ये ए डैश बी डैश तो G2 में कोई आर्बिट्ररी थे ना, तो ये हर एक के लिए होगा फॉर एवरी ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू G2। तो इससे क्या साबित हुआ कि एफ इनवर्स जो है ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। अगर ऐसा है और 1 1 ऑन 2 तो पहले ही हो चुका था, तो एफ इनवर्स भी आइसोमॉर्फिज्म हुआ। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स कहाँ से, G2 से G1 इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। तो आपने ये दिखाया कि अगर G1 से G2 में कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो उसका इनवर्स G2 से G1 में आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो जो आइसोमॉर्फिज्म का ये रिलेशन है, ये सिमेट्रिक हुआ या नहीं। सो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म is symmetric also,
सिमेट्रिक ऑल्सो, ये भी हो गया। तो रिलेशन सिमेट्रिक है। अब क्या रह गया है? ट्रांजिटिव होना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे किया जाए। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम लोग दो मैपिंग ले लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम कहाँ से? G1 से G2 और G मान लेते हैं G2 से G3 बी आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। तो हमें ये देखना है, जैसे ये G1 है, ये G2 है और ये G3 है। G1 से G2 में आपने F ले रखा है और G2 से G3 में G। तो हमें ये दिखाना है कि जो G ऑपरेशन F होगा वो भी अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्लेम है वो क्या रहना है इस बार कि G ऑपरेशन F ये कहाँ से कहाँ है? G1 से G3 इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान है। F और G हमें पता है दोनों ही बाइजेक्शन है, दोनों 1 1 है, ऑन 2 है। तो हम लोग फंक्शंस की बेसिक नॉलेज से जानते हैं दो बाइजेक्शन का जो कंपोजिशन है वो भी क्या है? एग्जिस्ट करता है और बाइजेक्शन ही रहेगा। तो हमारे पास है सिंस ये दोनों क्या है? बाइजेक्शन है। तो आपने क्या लिखा? G ऑपरेशन F इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। तो हमारे पास कंपोजिशन जो है बाइजेक्शन आ गया। अब ये देखना है कि क्या ये ऑपरेशन प्रिजर्व करता है या नहीं। तो F और G इंडिविजुअली ऑपरेशन प्रिजर्व करते हैं क्योंकि वो आइसोमॉर्फिज्म हमने पहले ही क्लेम कर रखे हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं G ऑपरेशन F एट ए बी। ए और बी दोनों जो होंगे वो G1 के एलिमेंट होंगे क्योंकि आप G1 से G3 में जा रहे हैं। तो ए और बी तो ठीक है, ए ऑपरेशन बी को देख रहे हैं आप, तो आप इसे लिखेंगे G ऑफ F ऑफ ए बी। तो ये हो जाएगा G F ऑफ ए बी को एफ ए एफ बी आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि F आइसोमॉर्फिज्म है। F क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। इंडिविजुअली दोनों ही आइसोमॉर्फिज्म है। तो इस वजह से आप ऐसा लिख पा रहे हैं कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी। और अब आप इसे G ऑफ, क्योंकि G भी आइसोमॉर्फिज्म है और G के लिए ये X और ये Y है समझ लीजिए। तो G ऑफ एफ ए G ऑफ एफ बी ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि G इज आइसोमॉर्फिज्म, इस वजह से ऐसा लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या कंपोजिशन की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं G ऑपरेशन F एट बी। यहाँ पर जो ऑपरेशन आएगा ये G3 का बाइनरी ऑपरेशन होगा जो भी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए। और आपने लेफ्ट साइड लिया था G ऑपरेशन F एट ए बी इक्वल टू दिस, और ए और बी आर्बिट्ररी हैं G1 में, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू G1। तो इसका मतलब G ऑपरेशन F क्या है? ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग आपके पास है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग। और अगर ऑपरेशन प्रिजर्व करता है तो फिर वो बाइजेक्शन पहले से था, आपने लिखा था, और अब ऑपरेशन प्रिजर्व है। तो G ऑपरेशन F इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म। तो दो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म थे और ये भी आइसोमॉर्फिज्म आया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि ये G1 से G3 में जा रहा है। इसका मतलब है जो रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है वो कैसा रिलेशन है? इस ट्रांजिटिव।
तो आपने रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को रिफ्लेक्सिव भी दिखा लिया, सिमेट्रिक भी दिखाया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो हैंस फाइनली क्या कह सकते हैं, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कैसा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद है आपको ये प्रूफ का तरीका आसान लगा होगा, कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप समझिएगा, आइसोमॉर्फिज्म में अगर इक्विवेलेंस है तो डिफरेंट ग्रुप ले लीजिए, वो बाइनरी ऑपरेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं उनके, कोई बात नहीं। लेकिन जो जितने भी ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे वो सेम क्लास में आएंगे, तो वो सब अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज सेम रखेंगे। उनमें से एक की प्रॉपर्टी अगर आपने स्टडी कर ली तो समझ लीजिए सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज बाकी सब भी रखते हैं। तो अलजेब्रा की जो स्टडी है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है कि भाई बहुत सारी अननेसेसरी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, जो सारे आइसोमॉर्फिक हैं वो सब एक जैसे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और हम बड़े ग्रुप्स के कलेक्शन को छोटे छोटे क्लास में इस तरह से बांट के स्टडी कर सकते हैं। तो केवल कुछ ही, हर क्लास में एक एलिमेंट, सपोज आपके पास 100 ग्रुप्स हैं डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के साथ, मान लेते हैं। तो अब आप सोचिए मैंने 100 को सपोज 10 क्लासेस में बांटा, तो भाई हर क्लास के सेम फीचर हैं, तो हर क्लास से एक ग्रुप को भी स्टडी करना पड़े तो 10 ही ग्रुप को तो स्टडी करना पड़ा। वैसे तो 100 थे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आइसोमॉर्फिज्म हमारी किस तरह से हेल्प करता है। अननेसेसरी जो रिडक्शन है, जो मेहनत है वो रिड्यूस हो जाती है हमारी, कम हो जाती है, और हम केवल रिप्रेजेंटेटिव जो डिफरेंट क्लासेस के हैं उनकी स्टडी कर लें। पार्टीशन और इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। अगर इनमें से एक चीज़ होगी तो दूसरी होनी है। जब भी पार्टीशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वहाँ पार्टीशन होगा ही होगा। उम्मीद है आइसोमॉर्फिज्म पे इतना समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इन जनरल कहा गया है। क्यू मतलब रेशनल स्टार कलेक्शन है। तो रेशनल का जो कलेक्शन है एडिशन में ग्रुप होता है, हम सब जानते हैं। और यहाँ क्यू स्क्वायर का मतलब होता है नॉन जीरो रेशनल नंबर। स्टार जब भी लट जाए समझ जाइए, नॉर्मली यही सिंबल है अधिकतर जगहों पर, कि नॉन जीरो रेशनल हों, रियल हों, कॉम्प्लेक्स हों। तो क्यू स्क्वायर जो नॉन जीरो रेशनल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों में कभी भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन नहीं हो सकता। मैपिंग आप कैसे भी डिफाइन कर लें, कांट बी आइसोमॉर्फिक, कभी भी किसी तरह से आप मैपिंग डिफाइन कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। हम कंट्राडिक्शन मेथड अपनाते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आइसोमॉर्फिज्म है। अगर हम कंसेप्चुअल कंट्राडिक्शन पे आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो हमारा इनिशियल एज्यूम्शन था वो गलत था, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, लेट f फ्रॉम q to q स्टार बी एन आइसोमॉर्फिज्म, बी एन आइसोमॉर्फिज्म, हम ऐसा ले लेते हैं। तो फिर आप यहाँ पर एक कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी नॉन जीरो है, तो मैं रेशनल लेना है, जो भी लेना हो। मैं 2 ले लेता हूँ, लेकिन 2 लेना जरूरी नहीं है, आप जो भी लें कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4, 5, मतलब कोशिश मैं कर रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर ना लूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो मैं 2 ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने ले लिया 2 क्यू स्टार में है। तो अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो जाहिर सी बात है 2 किसी न किसी की इमेज है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम रेशनल नंबर, कहाँ पर, Q पे, सच दैट FR इक्वल टू 2 होगा। फिर
ठीक है। अगर आर रेशनल है और आर किसका एलिमेंट है, क्यू का, क्यू एडिशन में है, तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज एफ आर बाई टू प्लस आर बाई टू अभी भी रेशनल होगा और ये 2 होगा, और एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग ऑपरेशन प्रिजर्वेंट से एफ आर बाई टू तो ये जो एफ इमेज के एलिमेंट होंगे वो क्यू स्टार के होंगे। क्यू स्टार में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये 2 आ गया। तो अब ये आ गया एफ आर बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। आर बाई टू रेशनल है और उसकी जो इमेज है वो क्यू स्टार में है, तो जाहिर सी बात है वो भी रेशनल ही होगा, नॉन जीरो रेशनल। तो रेशनल का स्क्वायर 2 आ रहा है। क्या आपने ऐसा सुना है किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर 2 हो? अगर आप इसे x समझ लें तो x स्क्वायर 2 हो तो वो x क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना वो। तो क्या किसी रेशनल का स्क्वायर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है? आप सोचिए खुद ही। वो आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर लीजिए ना, आपको आसानी होगी समझने में। क्या किसी रेशनल का स्क्वायर 2 हो सकता है? अगर x रेशनल है जिसका स्क्वायर 2 हो तो x तो √2 हुआ ना फिर, तो वो रेशनल कैसे हुआ? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 2। ये रेशनल है पहले आप ये बताएंगे अंदर, और उसका स्क्वायर 2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी रेशनल का स्क्वायर 2 नहीं आ सकता। तो इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। तो इनिशियल एज्यूम्पशन क्या था? दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो मैंने लास्ट में लिखा नहीं है, केवल समझा दिया है। ये पेज कंप्लीट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी रेशनल का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नॉन परफेक्ट ले लीजिए, समझ पा रहे होंगे आप। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो कभी भी ये आपस में क्यू एडिशन में और क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन में आइसोमॉर्फिक पॉसिबल नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइसोमॉर्फिज्म पर है, ऑर्डिनरी आइसोमॉर्फिज्म। बाद में जब हम ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में बताएंगे तो उस समय हम रिपीट करेंगे कि भाई हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जी में और नॉन जीरो, और मल्टीप्लिकेशन में जाहिर सी बात है ग्रुप है। लेट जी डैश बी द ग्रुप ऑफ ऑल रियल 2x2 मैट्रिसेज ऑफ द फॉर्म दिस ए बी माइनस बी ए वेर नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो। एक साथ दोनों जीरो नहीं। तो जो ग्रुप है मैट्रिसेज का अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2x2 के मैट्रिसेज हैं इस फॉर्म के, तो ये ग्रुप बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ मैप कराइए, और ये काफ़ी आसान है, मैपिंग भी आपको देख के खुद ही समझ में आ रहा है। लेट अस डिफाइन कोई भी मैप आप ले लीजिए एफ फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट एफ ऑफ ए प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए और बी एक साथ जीरो नहीं हुआ, ए और बी एक साथ जीरो हो जाएंगे तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, और हमने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोले हैं, इसीलिए नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम इसे इसके साथ मैप करा दें, ए बी माइनस बी ए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली मैपिंग इज वेल डिफाइंड। अगर दो मैट्रिसेज मिलते तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज तो फंक्शन नहीं होता। यूनिक इमेज है तो यूनिक है, दिख ही रहा है, ऑब्वियसली एफ इज वेल डिफाइंड। तो मैपिंग अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो वेल डिफाइंड है, ये साबित करना भी आप ही का काम है। इसके बाद हम क्या दिखाएं, हमको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। एक एक करके आप सोचिए। तो हम दिखाते हैं एफ इज, आपके पास क्या है, ऑन टू 1 1 ऑन टू, चलिए ऑन टू ही सही, एफ इज ऑन टू। लेट आपके पास जो मैपिंग है एफ ऑफ ए प्लस आई बी
इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस आई डी। आप लेके देख लीजिए और आप ये दिखाइए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये दोनों भी इक्वल हैं। आपके हिसाब से जो मैपिंग डिफाइन है उसके उसमें ये क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए, और यहाँ सी डी माइनस डी सी। तो दो मैट्रिसेस तो जब हम इक्वल करते हैं तो सेम पोजीशन के एलिमेंट, पहली पोजीशन पे यहाँ A11 पर A था, यहाँ C था, तो A इक्वल टू C, B इक्वल टू D, यहाँ से भी B इक्वल टू D और A इक्वल टू C, इतना ही मिलेगा। तो जहाँ पर आप A प्लस आई बी लिखते हैं तो A की जो क्या लिख सकते हैं C और B की जो D, तो दोनों बराबर हो गए। तो आपने इमेज बराबर ली थी और आपने ये दिखाया कि उस आधार पर जो प्री इमेजेज हैं वो दोनों भी इक्वल है। तो ये क्या दिखा रहा है कि सॉरी, हमने 1-1, मेरे दिमाग में 1-1 ही था पहले, 1-1 ऑन 2, सो एफ इज 1-1। तो मैपिंग हमने 1-1 प्रूव कर दी। हाँ, ऑब्वियस था कि पहले 1-1 फिर ऑन 2, दिमाग में वही चल रहा था, पहले ऑन 2 क्यों लिखा, सॉरी। हाँ, तो हमने इमेजेज इक्वल की और दिखाया कि प्री इमेज भी इक्वल है। तो मतलब इमेजेज जो है वो दो नहीं है, फिर एक ही लिए आप यूनिक और प्री इमेज भी यूनिक है। अगर किसी इमेज की प्री इमेज भी यूनिक है तो 1-1 हुआ या नहीं, आप सोचिएगा। ऑन टू तो ऑब्वियस है, आप कोई भी इमेज ले रहे हैं, फॉर इमेज तो यही है ए बी माइनस बी ए, the required pre-image is a plus ib। तो इसका मतलब फिर ये तो ऑब्वियस हो गया, अगर ऐसा है f इज ऑन टू, तो 1-1 ऑन टू है, बाइजेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। f इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, f इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, हमें ये दिखाना है बेसिकली। तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। एफ ऑफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी अगर दिखाना चाहेंगे तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। तो रियल पार्ट आ जाएगा ए सी माइनस पी डी प्लस आई टाइम्स बी सी प्लस ई डी। तो अब इसे एट समझिए, इसे y, तो आपके हिसाब से क्या आ जाएगा, ए सी माइनस पी डी बी सी प्लस ए डी माइनस टाइम्स बी सी प्लस ए डी और ए सी माइनस बी डी। ठीक, और अब इसको अलग करने के बजाय आप ऐसा करिए, एफ ए प्लस आई बी इंटू एफ सी प्लस आई डी निकाल लीजिए। अगर ये भी वही आ जाए, ए प्लस आई बी हुआ ए बी माइनस बी ए, तो ये हो जाएगा सी डी माइनस डी सी। आप इसे मल्टीप्लाई करिए और प्लीज़ दिखाइए कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे, ऑपरेशन प्रिजर्व हो जाएगा। तो जो आपके पास मैपिंग है वो कैसा है, आइसोमॉर्फिक। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। आपने देखिए ना, कहाँ सोचा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और कहाँ 2x2 के वो मैट्रिसेस का कलेक्शन जो इस फॉर्मेट के हैं, और आप करें दोनों की अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज 100% आइडेंटिकल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसमें एडिशन मॉड्यूलो 4 पर आपके पास एक ग्रुप है जी, तो एडिशन मॉड्यूलो 4 होगा, तो ग्रुप के एलिमेंट जो वो होंगे 4 से डिवाइड करके, जो इंटीजर्स हैं ना, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है नॉन नेगेटिव, तो 0 1 2 3 होंगे। और दूसरा जो जी डैश है उसमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, तो 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो नॉन जीरो लेने हैं, तो 1 2 3 4 आपके पास ये आएगा।
ये दोनों जो ग्रुप हैं आइसोमॉर्फिक हैं, आपको प्रूव करने हैं। ये ऑब्वियस है, दोनों साइक्लिड अगर आप दिखा सकते हैं तो दोनों साइक्लिड होंगे, तो दो सेम साइक्लिड ग्रुप अगर सेम ऑर्डर के हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो दूसरा है, स्टेट द टू आइसोमॉर्फिज्म। कोई दो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करिए, मतलब दो मैपिंग डिफाइन करिए जो आइसोमॉर्फिक हो जी से जी डैश में, या जी डैश से जी में एक ही बात है। आपने अभी पढ़ा है कि सिमेट्री रिलेशनशिप है, इक्विवेलेंस है सब। तो ऑब्वियसली G and G dash are cyclic groups of same order, दोनों साइक्लिक हैं। ये 1 से जनरेट हो जाएगा सारा, ये भी 1 से जनरेट हो जाएगा, और ये 3 से भी आपके पास 2 3 और जनरेटर आप देखेंगे। नंबर ऑफ जनरेटर आयलर फंक्शन से हम लोगों ने डिफाइन किए थे, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि बाकी जनरेटर क्या होंगे, अभी देखते हैं। सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक, both are isomorphic। नंबर ऑफ जनरेटर्स जब साइक्लिक हैं तो क्या होता था याद है, 5n आयलर फंक्शन से, तो 5 4 4 का मतलब कितने एलिमेंट हैं साइक्लिक ग्रुप में, दोनों में 4 एलिमेंट हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 1 और 3। सो 1 and 3 यही दो हैं नेचुरल नंबर जो 4 से छोटे हैं और 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, आर जनरेटर्स। एक्चुअल में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जनरेटर्स हैं वो जनरेटर पे ही मैप करेगा और कहीं मैप नहीं कर सकता। तो देखते हैं कैसे। अब हम डिफाइन करते हैं मैपिंग। लेट अस डिफाइन एफ, हमारे पास जी से जी डैश में सच दैट F1 इक्वल टू 1 कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, 1 की इमेज तो 1 पे आ गई। F2 अगर आप लेंगे तो F2 को आप कैसे ले सकते हैं, F1 प्लस मतलब मॉड्यूलो 4 पर 1, क्योंकि जो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन होगा वो +4 पर होगा और जो इमेज के बीच का होगा वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 पर आना है। एफ दो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है, आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं दिखाना है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये F1, लेकिन अब ऑपरेशन क्या होगा यहाँ, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 F1 आपके पास, और F1 आपने क्या डिफाइन किया है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई 5 पर 1, तो ये जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा आपके पास, F1 1। अगर 1 डिफाइन करेंगे तो ये तो सभी 1 ही आ जाएगा फिर। तो अगर 1 की जगह पर, ये तो ट्रिवियल हो जाएगा सारा मामला क्योंकि सभी 1 ही आ जाएंगे, और F2 भी अगर 1 आ रहा है तो 1 1 कहाँ रहा है ये मैपिंग, F1 भी 1 था, F2 भी 1 ही आने जा रहा है। तो सॉरी, थोड़ा सा, अगर F1 1 नहीं है तो F1 को 3 पर मानिए, तो F1 3 करते हैं आप, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 3 इंटू 3 9, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ये ठीक है, जस्टिफाइड हो रहा है कि डिफरेंट आया। F2 आया, F3 F1 प्लस मॉड्यूलो पर 4 1 प्लस मॉड्यूलो पर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे F1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 F1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 F1, तो फिर वही 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3,
तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 5 से तो 2 आ जाएगा ये तो। और आपने देखिए चिन की इमेज निकाल ली, 1 की इमेज निकाल ली, 2 की इमेज निकाल ली, 3 की इमेज। अब क्या बचा? 0 मॉड्यूलो 4। तो F0 की इमेज निकालनी है। क्या मैं इसे 1 प्लस मॉड्यूलो 4 पर 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 4 पर 1 1 1 1 4 बार जोड़िए तो 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो मैं सीधे अब इसी तरह से लिख दूँ तो ये 3 3 3 3। तो इन तीनों को आपने अभी किया था, 2 आया था, 2 इंटू 3 6, तो 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपने एक मैपिंग डिफाइन कर ली जिसमें हर एक एलिमेंट 1 की इमेज कहाँ गई? 3 पे आपने डिफाइन किया था, 2 4 पे, 3 2 पे और 0 जिसको आप कह रहे हैं वो 1 पे। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं ऑपरेशन प्रिजर्विंग, अब आप चेक कर सकते हैं। इसे आप खुद करिएगा, मैं लिख देता हूँ एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है आइसोमॉर्फिज्म की, तो उसके लिए एग्जाम्पल में समझना ज़्यादा जरूरी है। अगेन एक दूसरी मैपिंग डिफाइन करते हैं। जनरेटर जो 3 है, लेट जी मान लेते हैं, G2 G डैश सच दैट G3 इक्वल टू 3। 1 पे तो आ नहीं रहा, 3 देखिए। तो फिर G2 कितना लिख सकते हैं आप? G2 लिखेंगे ना, तो G3 4 मॉड्यूलो पर था 3, अगर ऐसा लिख दें तो 6 4 मॉड्यूलो पर रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट जो आना है G3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 G3। G3 कितना डिफाइन किया है आपने? 3, तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 पर तो 9 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास G1, तो G3 3 3, सोचिए 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1, तो ये कितना आ जाएगा? G3 मतलब 3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 3, तो ये कितना आ जाएगा? 27 5 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट G0, तो इसका मतलब 3 को 4 बार 4 3 प्लस 4 3 प्लस 4 3, ये आ जाएगा। और यहाँ 3 5 3 3 3, तो इसे करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, दोनों आइसोमॉर्फिज्म हैं। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि आइसोमॉर्फिज्म में जो नोट करने वाली बात थी, आइसोमॉर्फिज्म तो डिस्कस हो गई, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आपने जो जनरेटर इज मैप्ड टू अ जनरेटर, जनरेटर हमेशा जनरेटर पे ही जाएगा अंडर आइसोमॉर्फिज्म। अब साइक्लिक ग्रुप्स तो ऑब्वियस है, जनरेटर तभी आएगा। तो दो साइक्लिक ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिज्म में डिफाइन कर रहे हैं आप, तो पहले का जो जनरेटर होगा वो दूसरे के जनरेटर पे ही जाएगा, मैप होगा, कहीं और नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने कुछ बहुत सामान्य से प्रश्न सॉल्व किए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को कंबाइन करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंबाइन करेंगे। चलिए, थैंक यू।